गुड इवनिंग। आज की वीडियो कुछ लोगों को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी और उनमें से मेजॉरिटी कैटेगरी है चार्टेड अकाउंटेंट्स की। तो कृपया करके चार्टेड अकाउंटेंट्स इस वीडियो को ना देखें। तो पहले तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट को ये बता दूं कि मैं खुद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट का फैकल्टी मेंबर रह चुका हूं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के कई रीजनल काउंसिल मेंबर, जिन्हें आरसीएम बोलते हैं, और सीसीएम सेंट्रल काउंसिल मेंबर मुझे पर्सनली जानते हैं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो पुराने प्रेसिडेंट थे, इस प्रेसिडेंट से पुराने, ही नोज मी पर्सनली। मैंने उनकी काफ़ी हेल्प करी है। ये अलग बात है कि वो अलग तरीके के इंसान निकले, दैट सेपरेट। जब मैं किसी स्टार्टअप पे बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि ये स्टार्टअप लॉस में है। पिछले कुछ दिन से क्या हो रहा है कि मैंने 2 स्टार्टअप्स के बारे में बोला। वैसे तो कई स्टार्टअप्स के बारे में बोला, जिसमें एक स्टार्टअप था नाइकिया और एक स्टार्टअप था फिनो पेमेंट बैंक। कई लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया, ये बोला कि नाइकिया तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और आप कह रहे हैं कि नाइकिया लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं इस पॉइंट को होल्ड करता हूं और मैं इस पॉइंट से पहले एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। अराउंड 2012 में मेरे को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एज अ फैकल्टी मेंबर बनने की। तब मैं ट्रेजरी की जॉब करता था एज अ कॉर्पोरेट ट्रेजरर और मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैंने पढ़ाया भी। मैंने अक्रॉस इंडिया इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया, बहरीन जाके भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि टैक्स, वैट या जीएसटी जो भी है, इनको छोड़ के बाकी जगहों पे हार्डली 2 या 4 सीए लोगों का फोकस होता है। मैंने आज भी देखा है कि सीए लोगों का ज्यादा फोकस टैक्स पे होता है, ना कि एमएनए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन जैसी चीजों पे तो मैंने हार्डली कभी किसी को बात करते हुए भी सुना। बट मैं तो आपको पता है रेगुलरली इन इश्यूज पे यूट्यूब, फेसबुक और हर जगह पे इन इश्यूज पे बात करता हूं और करता भी रहूंगा, डेफिनेटली करता रहूंगा, नो पॉइंट। मैंने आईसीआई में फॉरेंसिक्स, फॉरेन एक्सचेंज और कई कोर्सेज पढ़ा है, और जिसमें मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में तो मुझे डीपली शॉक लगा कि फॉरेन एक्सचेंज में सीए की नॉलेज इज हार्डली, मतलब कुछ भी है। 99% फैकल्टीज जो आईसीआई में फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ा रही हैं वो प्रेजेंटेशन मोड से पढ़ाती हैं, और मैं हमेशा उसको सॉफ्टवेयर मोड से पढ़ाता था, टेक्निकल लाइव सॉफ्टवेयर मोड से। एनीवेज, ये हिस्ट्री की बात है। जब नाइका का आईपीओ आने वाला था तो नाइका की एनुअल रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे थी। मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी, जबकि मैं सीए नहीं हूं, लेकिन मुझे अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, इंक्लूडिंग हैज अकाउंटिंग। तो मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी और स्टडी करके ये बोला कि पेज नंबर 180 पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको देखें। आप सरप्राइज नहीं करेंगे कि फेसबुक पे भी कई कमेंट आए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कई कमेंट आए कि आप ये बता दीजिए कि पेज नंबर 180 पे क्या है, हम बाद में देख लेंगे। मतलब मैं तो ये सुन के हैरान हो जाता हूं कि, और उसमें लिखा था, जिस बंदे ने मुझे मैसेज किया, सीए दिस सीए दिस। मैं कहा यार, ये बंदा सीए है,
जिसने पहले आईपीसीसी करी, पहले सीपीटी करी, फिर आईपीसीसी करी, फिर 3 साल की इंटर्नशिप करी, फिर ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, फिर इनका जो जीएमसीएस होता है, और फिर कहीं जाके इसको डिग्री मिली। इसको तो अंदर से क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि यार मैं एनुअल रिपोर्ट को चेक करूं और एनुअल रिपोर्ट को देखूं कि एग्जैक्टली एनुअल रिपोर्ट में है क्या, एग्जैक्टली पेज नंबर 180 पे ऐसी क्या चीज है जो मुझे देखनी चाहिए। मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूं, एमबीए हूं, और प्राउडली बोलता हूं कि मैं एमबीए हूं, लेकिन मैं आज भी गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, बड़े बड़े बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट जो उनकी वेबसाइट पे है उनका प्रिंट लेके पढ़ता हूं, और इतनी ही नॉलेज मिलती है, इतनी नई चीजें जानने को मिलती है, और ये भी पता चलता है कि वो कहां पे गलतियां कर रहे हैं। फिर एक बार एक बंदे ने बोला, वो भी सीए, कि नाइकी तो प्रॉफिट में है, आप बताइए लॉस में कैसे है। मैं तो हाइट ऑफ डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे समहाउ एक्सप्लेन किया कि सर एक कंसेप्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? एक कंपनी ने बिजनेस किया 100 रुपीज का, जिसमें उनकी कॉस्ट थी 50 रुपीज उनकी इनकम। 50 रुपीज में से प्रोप्राइटर्स को 10-10 रुपए का प्रॉफिट बांट दिया गया, मान लेते हैं तो प्रोप्राइटर्स थे, बचा 30। उस 30 रुपीज को बैलेंस शीट में रिजर्व्स के तौर पर डाल दिया गया। वक्त चलता गया चलता गया चलता गया, कंपनी प्रॉफिट्स कमाती गई, और वो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। इसका एक लीडिंग एग्जांपल है एप्पल। स्टीव जॉब्स हमेशा से इस बात पे विश्वास करते थे, और मैं भी इसी बात पे विश्वास करता हूं, कि इंसान को अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट में बेचना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को इतना क्वालिफाइड बनाना चाहिए कि लोग आपके प्राइस पे वो प्रोडक्ट लें। आज अगर आप एप्पल का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो वो नियर अबाउट $200 बिलियन है, जो कि कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। यानी कि अगर एप्पल चाहे तो कई देशों को बाय कर सकती है। वो कैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस 200 बिलियन हो गए? एक दिन में तो नहीं हो गए ना। वो ऐसे हो गई कि एप्पल प्रॉफिट कमाती गई, जो भी वो डिविडेंड्स वगैरह देते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट बचा हुआ एक्यूमुलेट होता गया, एक्यूमुलेट होते 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 आज वो 200 बिलियन तक पहुंच गए। प्रोबेबली एप्पल आज $3 ट्रिलियन की कंपनी है वैल्यूएशन टर्म्स में। प्रोबेबली अगर यही सिनेरियो आने वाले 25 सालों तक चला तो हो सकता है कि एप्पल का रिजर्व ही खाली $500 बिलियन हो। और मेरी बेस्ट विशेस एप्पल के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इंडिया के जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है, नाइकिया, पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला, उबर, दिल्ली वैली, और ऐसे बहुत लिस्ट बहुत लंबी है, स्नैपडील, ये हर साल लॉस रिपोर्ट करते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप लॉस रिपोर्ट करेंगे तो आपकी इक्विटी डेंट होगी, क्योंकि इक्विटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो पहले ही नेगेटिव है, वो लॉस आपकी रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है और वो वहां एक्यूमुलेट होता रहता है। आपको जान के हैरानी होगी कि पेटीएम का रिटेन्ड अर्निंग्स -12,500 करोड़ के आसपास है, और ओला तो इससे ही आगे निकल चुका है। ये आपको देना है। अब ये कंपनीज कैसे लोगों को पागल बना रही हैं कि बाहर से कोई वेंचर कैपिटलिस्ट इनमें पैसा लगाता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को इनके ऑडिटर छुपा देते हैं। जबकि अकाउंटिंग टर्म में अगर किसी कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स -12,000 करोड़ हो तो वो कंपनी तो गोइंग कंसर्न ही नहीं हो सकती। उसका आईपीओ तो बहुत दूर की बात है, और आईपीओ अप्रूवल तो उसको मिल ही नहीं सकता। बट इंडिया में कुछ भी हो सकता है। मैंने उस बंदे को ये बात समझाई कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, और स्टार्टअप की वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ना कि प्रॉफिट। क्योंकि अकाउंटिंग को घुमा के 1 साल प्रॉफिट लाया जा सकता है,
लेकिन रिटेन अर्निंग्स आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगी। जैसे कि पेटीएम की रिटेन अर्निंग्स -12,500 करोड़ के आसपास है। यानी कि जब 2011 से पेटीएम बनी थी तब से लेके आज तक पेटीएम ने -12,000 करोड़ का लॉस बुक किया। प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, राइट। अब इससे हो क्या रहा है कि कल को अगर इनके पास इक्विटी कैपिटल आनी बंद हो गई तो ये कंपनी की इक्विटी वाइप आउट हो जाएगी, पूरे तरीके से वाइप आउट हो जाएगी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही कंसेप्ट नाइकिया के साथ है, यही कंसेप्ट फिनो पेमेंट बैंक के साथ है। चाहे दिल्ली वेरियो, कोई भी स्टार्टअप ले लो, बायजूस कोई भी ले लो, ये चीज मुझे सीए को समझानी पड़ी और मुझे डाउट है कि इसकी समझ में आई, जबकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है बैलेंस शीट का कि कंपनी की वैल्यूएशन उसकी स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से नहीं, उसकी रिटेन्ड अर्निंग से की जाती है। तभी तो ग्रोथ का फॉर्मूला निकालने के लिए री इन्वेस्टमेंट रेट का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए तो किया जाता है। इसके अलावा भी मेरे को सीए के मैं तो इंडिया के मेजॉरिटी सीएस को जानता हूं, कितने सीईओ के मैसेजेस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज और इन चीजों के बारे में पूछने के लिए। कई बार मैं आंसर भी कर देता हूं, डिपेंड अपॉन द टाइम। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सीए इंस्टीट्यूट क्या पढ़ा रहा है। मैं तो एक समय पे बोर्ड ऑफ स्टडीज का भी फैकल्टी मेंबर रह चुका हूं। मुझे पता है कि नोएडा सेक्टर 62 में जो सीए इंस्टीट्यूट की मेन ऑफिस है उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज का ऑफिस है, और मैं तो वहां जाके पढ़ा चुका हूं बोर्ड ऑफ स्टडीज में। मैं तो इनके जो हैदराबाद का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां भी पढ़ा चुका हूं। ऐसा कोई इनका ऑफिस नहीं है जहां मैंने इनको नया पढ़ाया हो। और मुझे पता है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज का क्या स्टैंडर्ड है, बोर्ड ऑफ स्टडीज कैसे कितने टेक्निकल कोर्स बनाते हैं। मैं ये चीज सोचने को तैयार हूं कि आज जब दुनिया क्रिप्टो, बिटकॉइन, ईटीएफ, आईटीएफ, एआर, वीआर, टोकनाइजेशन और इन सब चीजों पे बात कर रही है, एक सीए और ऐसे एक नहीं बहुत मुझे मैसेज करते हैं कि नाइकिया लॉस मेकिंग कंपनी कैसे है। तो आपके कहने का मतलब है कि नाइकिया ने एक साल प्रॉफिट कमाया, रिटेन्ड अर्निंग बेशक माइनस में हो, उसको भूल जाओ। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं एक कंपनी बनाता हूं और वेंचर कैपिटलिस्ट से सेटिंग कर लेता हूं, 20 साल तक उस कंपनी को लॉस में लेके चलता हूं और फिर इंडिया में उसको लिस्ट करा लेता हूं। लिस्ट तो आपको पता है इंडिया में कंपनी कैसे होती है, रूल गाइडलाइंस तो सिर्फ नाम के होते हैं, जैसे कि जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नाइकिया, देवनानी इंटरनेशनल, बारबेक्यू नेशन और ऐसी कई कंपनीज को अप्रूवल मिल गया ये जानते हुए कि वो लॉस मेकिंग कंपनीज है। और उसके बाद अगले साल में प्रॉफिट रिपोर्ट कर दूंगा, और जब मैं प्रॉफिट रिपोर्ट कर दूंगा तो इसका मतलब मेरे पुराने किए हुए पाप तो धुल गए। इस चीज को आज हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इस वीडियो को नोट कर लेना, एक दिन इसी चीज पे इश्यू बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स पे। एक दिन इस दुनिया ने बिग फोर्स के किए हुए हर ठप्पे पर ईवाई, केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हर ठप्पे को सच्चाई माना था। और आज ईवाई, केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ऐसा कोई स्कैंडल नहीं है और ऐसा कोई देश नहीं बचा जिन्होंने इनको फाइन ना किया हो। आज मैंने एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर को सीए के ये बोलते हुए नहीं सुना कि स्टार्टअप की वैल्यूएशन उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन से वे बियॉन्ड है। मैंने एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर को यह बोलते हुए नहीं सुना
कि इनकी कंपनी की बुक्स में नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं, जो कि पे करनी है, कहां से पे होगी। और अब तो कहानी में और ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट ये कि इनमें से कई लॉस मेकिंग कंपनीज ने अब डेट लेना भी शुरू कर दिया है। यानी कि पहले तो छोड़ो, रिटेन्ड अर्निंग्स को मारो गोली, अब हम डेट भी लेंगे। और उसकी अप्रूवल भी मिल गई, वो आपको पता है कैसे। तो अब समझने वाली बात और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि कहने को तो हम ऑडिटर हैं, सीए, लेकिन हमने कभी भी किसी स्टार्टअप की रिटेन्ड अर्निंग्स पे कभी कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं किया। जरा एक बार पेटीएम का ऑडिटर देखना, नाइकिया का ऑडिटर देखना, आपको पता चलेगा ये कौन है। इंडिया के मेजॉरिटी लॉस मेकिंग कंपनीज के ऑडिटर बिग फोर्स है, मेजॉरिटी लॉस मेकिंग कंपनीज के। और ईवाई ने एक साल में कितनी ऑडिट फीस कमाई है उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ईवाई की तो ये हालत है कि वो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे हर हफ्ते मेरी प्रोफाइल को रिव्यू करता है, और वो नहीं, उसके इंप्लॉयज भी रिव्यू करते हैं, पार्टनर भी रिव्यू करते हैं, लेकिन साले कभी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी अभी जर्मनी में वायर कार्ड स्कैंडल हुआ, और ऐसे कई स्कैंडल हुआ। अभी पीडब्ल्यूसी का स्कैंडल हुआ, और ऐसे कई स्कैंडल हुआ। पीसीओएबी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में। अब समझने वाली बात यह है कि क्या सीए इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स को वो पढ़ा रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट है, और क्या उसके मेंबर्स वो पढ़ रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी सीए को किसी भी स्टार्टअप की बैलेंस शीट को चैलेंज करते हुए नहीं सुना। मैंने आज तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टार्टअप पे कोई बात करते हुए नहीं सुना। आज तक बिग फोर के इतने स्कैंडल हुए, लेकिन आईसीआई ने एक वर्ड नहीं बोला। और अब तो नया नाटक शुरू हो गया, नया। बिग फोर्स अपने ही क्लाइंट की कंपनीज को खा रही हैं। है केस गूगल पे, इस पे भी वीडियो बनेगी। तो समझने वाली बात यह है कि अब सीएफए हो, सीए हो, या ऐसी कई डिग्रीज हो, हम सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए भाग रहे हैं कि हमें वो ठप्पा मिल जाए। नॉलेज है नहीं, और वो ठप्पा कोई मैटर करेगा नहीं। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं सिर्फ ठप्पे के लिए। नाइकिया प्रॉफिटेबल कंपनी, नाइकिया ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ओ भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स तो देख ले, पेटीएम की रिटेन्ड अर्निंग्स तो देख ले, ओला की रिटेन्ड अर्निंग्स तो देख लो, स्नैपडील की रिटेन्ड अर्निंग्स तो देख लो। लेकिन हम हैं सीए। ये वीडियो सुन के बहुत सारे सीए लोगों को खुशी नहीं होगी, और जिस चीज को नहीं होना उसको मेरा नंबर नोट करें, 9899242978। दोस्तों, मैं आपका एक समय में फैकल्टी था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने सब बंद कर दिया। एक बात याद रखना, आने वाले समय में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आने वाले समय में ऑटोमेशन इतनी होगी कि वो जॉब्स को ओवरटेक कर लेगी। आने वाला समय स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव, ईटीएफ्स, आईटीएफ्स, टोकनाइजेशन, एआर, वीआर, आईओटी, इन सब का होगा। आने वाला समय उन चीजों का नहीं होगा जो हम पढ़ रहे हैं। अगर फिर भी आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, तो आप बोर्ड ऑफ स्टडीज का स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम का एक बार सिलेबस देखिए।
और उसे किसी फॉरेन ऑथर की बुक से कंपेयर करें। मेरे पास बहुत सारी फॉरेन ऑथर की बुक्स है जो मैं अमेजोन से लेता हूं, 7,000 की, 10,000 की, 7,000 की, 10,000 की। मैं दे दूंगा फोटो खींच के उसके इंडेक्स का, उससे कंपेयर करें। आपको पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज कितना स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा है। शायद इसीलिए ही इस इंडिया में वैनगार्ड, पिमको, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, केकेआर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, असेंचर, सेपिएंट नहीं बन पाए, क्योंकि हमारा तो एक फोकस है, सर्टिफिकेट। एक बार असेंचर की 1 साल की सेल देखना और फिर उस सेल को विप्रो, टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस चारों की मिलाकर सेल से कंपेयर करना, आपको पता चल जाएगा। यह हाल सिर्फ असेंचर का है। गलती से मैंने एप्पल बोल दिया होता असेंचर की जगह पे तो आपको आंसर पता है, और गलती से अमेजॉन बोल दिया होता फिर तो कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप। दोस्तों, नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज पे। और रही बात इन बिग फोर्स की, इनकी हेज अकाउंटिंग मॉड्यूल पे अब ऐसी वीडियो बनेगी कि इनको ये मानना पड़ेगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है हेज अकाउंटिंग, जो ये खुद कर रहे हैं। This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. You know our personal number +91 9899 242 978. Have a great time.